एल्विश यादव को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एल्विश यादव पर सांपों का जहर निकालकर उसे रेव पार्टी में पहुंचाने का संगीन आरोप लगता है। ये केस पिछले साल नवंबर में ही दर्ज हुआ था, लेकिन लैब में जहर की जांच चल रही थी और एल्विश यादव अब तक बचते रहे थे। अब पुलिस के हाथ सबूत लगा तो पहले एल्विश को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया और फिर आज गिरफ्तारी कर ली गई। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो से सनसनी मचाने वाले एल्विश यादव की रातें अब 14 दिनों तक जेल में कटेंगी। जहर के खेल में फंस गए एल्विश यादव। कोबरा कांड में एल्विश हुए गिरफ्तार। रेव पार्टी में सांप का विष पहुंचाया। कितनों ने नशा से कितना कमाया। सोशल मीडिया में सनसनी की तरह तेज रफ्तार से ऊपर चढ़े थे एल्विश यादव, लेकिन अब सलाखों के पीछे हैं। न्यायिक हिरासत में पुलिस पूछ रही है, बताओ सांपों का कितना जहर बेचा। एल्विश सोशल मीडिया पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन अब कोर्ट में देना होगा। एल्विश यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। सांपों का जहर बेचने का आरोप अगर सिद्ध होता है तो सालों जेल काटेंगे एल्विश यादव। एल्विश यादव की कुंडली की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले एल्विश क्यों भेजे गए जेल, पूरा मामला समझ लीजिए। एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 कोतवाली में मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस मामले में कुछ सपेरों और अन्य लोगों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। इस मामले में आज एल्विश यादव को पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस ने बुलाया था और लंबी पूछताछ के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है और जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और जहां से कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने पिछले साल नवंबर में सांप का जहर सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। पीपल फॉर एनिमल संस्था ने आरोप लगाया है कि रेव पार्टियों में सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है और वीडियो बनाए जाते हैं। इनके आधार पर ड्रग्स डिपार्टमेंट ने वन विभाग के साथ सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल पर छापेमारी की थी। मौके पर रविनाथ, नारायण, जयकरण, राहुल और टीटूनाथ पकड़े गए। छापामारी की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए लोगों के पास से 5 कोबरा सांप, एक घोड़ा पछाड़, एक अजगर और 2 मुंहा सांप और सांप का जहर भी बरामद हुआ था। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें इन सांपों की खरीद फरोख्त को प्रतिबंधित बताया गया था। जो लोग पकड़े गए थे उन्हीं से पूछताछ के आधार पर ही इस मामले में एल्विश यादव का नाम सामने आया था और पुलिस ने एल्विश के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी थी। एल्विश यादव की गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत हुई है। 3 नवंबर 2023 को सांपों के जहर बेचने और रेप पार्टी के आरोप में एल्विश यादव और अन्य के खिलाफ नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। आज नोएडा पुलिस को जानकारी थी कि एल्विश यादव नोएडा आने वाला है, जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में नोएडा पुलिस ने जयपुर एफएसएल को सैंपल भेजे थे। एफएसएल रिपोर्ट में कोबरा, करायत प्रजाति के सांपों का जहर पाया गया है। इस प्रजाति का सांप काफी खतरनाक होता है और इसके काटने से हर साल बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। इस मामले में एल्विश यादव समेत सपेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अपनी हरियाणवी बोली और खास अंदाज के कारण एल्विश युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल का वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर एल्विश लगता है कानून भूलने लगे। 1972 का वन्य जीव कानून कोई साधारण कानून नहीं है, लेकिन एल्विश और सांपों के जहर के खेल में शामिल उनके साथी शायद ये समझ नहीं पाए। नतीजा है कि एल्विश के जो फॉलोअर्स अब तक उनके गाने और एक्टिंग देखते थे, अब एल्विश को जेल जाते देख रहे हैं। आपके भी ज़हन में सवाल होगा कि आखिर कौन है एल्विश यादव? तो चलिए इसकी डिटेल आपको बता देते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में जन्मे एल्विश यादव अपने व्लॉग्स और स्ट्रीमिंग्स के लिए ही नहीं बल्कि अपने फैन मीटअप के लिए भी फेमस हैं। एल्विश अपने माता पिता राम अवतार सिंह यादव और मां सुषमा यादव के साथ गुरुग्राम में ही रहते हैं। एक बड़ी बहन कोमल यादव भी हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। अच्छी कमाई, ब्रांड वैल्यू, चमकता नाम, सब एक झटके में मटिया मेट होता दिख रहा है। यहाँ आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि एल्विश यादव इससे पहले आशिका यादव पर वीडियो बनाने को लेकर विवादों में आए थे।
वहीं उन पर बॉडी शेमिंग, साइबर बुलिंग का भी आरोप लगा है। आशिका यादव ने एल्विश को कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी थी। बिग बॉस OTT 2 के दौरान एल्विश का अविनाश से जमकर झगड़ा हुआ था। एल्विश यूट्यूबर ध्रुव राठी से भी भिड़ चुके हैं। एल्विश ने यूट्यूबर अरमान मलिक की पत्नियों पर भी कमेंट किया था। इससे विवादों में आए थे। एल्विश का नाम गमला चोरी में भी आ चुका है। इसका वीडियो वायरल हुआ था। उन पर कैमरामैन को धमकाने का भी आरोप है। और सबसे ताजा उदाहरण है ये मारपीट का वीडियो, जिसमें एल्विश यादव फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारते हैं और एक यूट्यूबर का कछूमर निकाल देते हैं। हालांकि बाद में ये मामला सुलझ गया, लेकिन दाग तो लग ही गया। एल्विश यादव के 2 यूट्यूब चैनल हैं। एल्विश ने 2016 में यूट्यूब चैनल बनाया था और तब से फेमस होते गए। यूट्यूब पर 1,45,00,000 सब्सक्राइबर हैं। एल्विश यादव ब्लॉग्स के नाम से दूसरे यूट्यूब चैनल पर 75.1 लाख सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर एल्विश यादव के 1,60,00,000 फॉलोअर्स हैं। एल्विश सेलेब्स की रोस्टिंग वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। ब्लॉगिंग के अलावा एल्विश यादव कपड़ों के ब्रांड सिस्टम क्लोथिंग के भी मालिक है। एल्विश करोड़ों के मालिक बताए जाते हैं। एल्विश के पास हरियाणा के गुरुग्राम में 14 करोड़ की कीमत का 4 मंजिला आलीशान घर है। तमाम लग्जरी कारों के मालिक हैं। एल्विश ने दुबई में भी करोड़ों का घर खरीदा है। एल्विश ने अपने दुबई के घर का होम टूर भी कराया था, लेकिन अब खुद जेल टूर पर हैं, जहां सांपों से जहर निकालने और उन्हें रेव पार्टियों में बेचने का आरोप है। सफलता की सीढ़ियों पर फिसलन बहुत होती है। एल्विश जैसे बड़े यूट्यूबर ये भी नहीं समझ पाए। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली आंध्र प्रदेश में आज होती है। एनडीए की इस रैली में पीएम मोदी ने डंके की चोट पर एक बार फिर ऐलान किया कि देश कह रहा है अब की बार 400 पार। अब सवाल उठता है कि मोदी और उनकी टीम किस दम पर प्रचंड जीत के दावे कर रही है। इस सवाल का जवाब आपको बीजेपी के फॉर्मूला 100 में मिलेगा। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। फॉर्मूला 100 से 400 प्लस गारंटी। चुनावी दावे, चुनावी वादे और चुनावी गारंटी के असली अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह गारंटी दी जा रही है कि इस बार एनडीए 400 पार होगा। वहीं दूसरी तरफ पिछले 10 सालों से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का ख्वाब देखने वाले राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के दम पर बड़ा उलटफेर करने का दावा कर रहे हैं। तो ये 2 अलग तरीके की सोच की लड़ाई है। इसमें हम सब एक साथ लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप मत सोचिए कि बीजेपी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं। इनमें इतना दम नहीं है, ये नहीं कर सकते। ये आवाज बहुत करते हैं, मगर सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साइड है। हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। लेकिन सवाल यही है कि जब 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में लगभग 4 हफ्ते का वक्त बचा है, ऐसे वक्त में सीटों के बंटवारे से लेकर प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और राहुल के चेहरे वाले इंडिया गठबंधन में बाजी कौन मार रहा है?
पहले हम बीजेपी की बात करते हैं, जहां पीएम मोदी अपने हर रोड शो और रैली में डंके की चोट पर बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए को 400 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। मोदी की मेगा जीत के लिए बीजेपी ने क्या क्या प्लान बनाए हैं, जरा पहले ये जान लीजिए। जो बीजेपी को जिताएगा वही बनाया प्रत्याशी। बीजेपी ने अभी तक 2 लिस्टों में 267 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हालांकि तकनीकी नजरिए से बीजेपी के 265 ही प्रत्याशी हैं, क्योंकि आसनसोल से पवन सिंह और बाराबंकी से उपेंद्र रावत ने अपना नाम वापस ले लिया है। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने मेगा जीत को ध्यान में रखकर 2 लिस्टों के मुताबिक 23.5% सांसदों के टिकट काट दिए हैं। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नाम में 33 सांसदों के टिकट काटे हैं, जबकि 72 नामों वाली दूसरी लिस्ट में 30 सांसदों के नाम काटे हैं। बीजेपी की दोनों लिस्ट में 267 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ था, जिसमें से 63 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा चुके हैं। मोदी ने मौजूदा सांसदों का टिकट काटते वक्त ना मोह दिखाई, ना माया दिखाई और ना ही कोई दबाव और गुटबाजी को हावी होने दिया। बीजेपी ने अपनी 2 लिस्टों में उन्हें ही प्रत्याशी बनाया है जो बीजेपी को सीट जिता सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के लिए अब की बार 400 पार की गारंटी दे रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 सूचियों में 63 सांसदों के नाम काट दिए हैं। दरअसल इन सांसदों के नाम इसलिए काटे गए हैं क्योंकि सर्वे में उनके खिलाफ रिपोर्ट आई थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि टिकट उसी को दिया जाए जो जिताऊ उम्मीदवार हो और 400 पार में मदद करे। 24 का लोकसभा चुनाव जबरदस्त दौर में पहुंच चुका है। यहां एनडीए के लिए सिर्फ एक रास्ता है, जीत और सिर्फ जीत। वहीं इंडिया गठबंधन के सामने यही आखिरी रास्ता है कि हर हाल में जीत, वरना 2029 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की परछाई तक नहीं दिखेगी। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग और चुनाव प्रचार को लेकर भयंकर कंफ्यूजन है। इसका असर साफ दिख रहा है। जरा देखिए एनडीए इंडिया गठबंधन से प्रचार में कैसे आगे निकल चुका है। चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले बीजेपी करीब 50% से ज्यादा उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार चुकी है। बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारने की रेस में विपक्षी पार्टियों में सबसे आगे है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 144 सीटों पर बीजेपी दूसरे और तीसरे नंबर पर थी। उन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके अलावा 2 जनवरी से 15 मार्च तक पीएम मोदी 18 राज्यों में जमकर प्रचार कर चुके हैं। 18 राज्यों की 488 लोकसभा सीटों को पीएम मोदी कवर कर चुके हैं, जबकि 25 मार्च यानी होली के बाद से पीएम मोदी 150 रैलियां और करने जा रहे हैं। बीजेपी की पूरी टीम फौजी स्टाइल में काम कर रही है, जहां गलत फैसलों और गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मोदी के शरीर का कण कण और जीवन का पल पल इसी परिवार के लिए, देश की मातृशक्ति के लिए समर्पित है। जब मोदी को कोई भी कष्ट होता है तो यही माताएं, यही बहनें बेटियां कवच बनकर मोदी की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। यानी महज 1 महीने का ही समय बचा है। अब आप ये देख लीजिए इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है और क्यों दावा किया जा रहा है कि इंडिया बीजेपी से ना सिर्फ प्रचार में पिछड़ रही है, बल्कि चुनावी तैयारियों और रणनीतियों को जमीन पर उतारने में भी पीछे रह गई है। अभी तक बीजेपी ने 2 लिस्ट जारी की हैं, जिसमें 267 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। वहीं कांग्रेस ने 2 सूची जारी की है, जिसमें 82 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। आंध्र प्रदेश से टीडीपी और जनसेना से बीजेपी का गठबंधन तय माना जा रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन से ममता की टीएमसी ने दूरी बना ली है। वहां पर सभी 42 सीटों पर टीएमसी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं और इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। इधर तेलंगाना में भी टीआरएस के साथ बीजेपी हाथ मिलाने जा रही है, जबकि बिहार में आरएलडी, लेफ्ट और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त गदर मचा हुआ है। वहीं बिहार में नीतीश की जेडीयू का एनडीए में आना मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात से लेकर गोवा के बाद अब असम में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें फिर से अलग दिख रही हैं। चुनाव में महीने भर का वक्त बचा है। एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन का कुनबा घट रहा है।
रहा है। एनडीए अपने चुनाव प्रचार और गठबंधन से अपना वोट बैंक लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा 6700 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी वोट यात्रा बढ़ाने में पिछड़ रही है, ऐसा जानकार दावा कर रहे हैं। खुद इंडिया गठबंधन में शामिल सियासी दल भारत न्याय यात्रा से सही तरह से नहीं जुड़ पाए हैं। मुकाबले को तैयार है एनडीए गठबंधन के दल और इंडिया गठबंधन के दल। राहुल गांधी अपने सहयोगी दलों से बातचीत कर रहे हैं और जीत का खाका तैयार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कई सहयोगी दल उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी अपने प्रत्याशियों को घोषित करने के मामले में कहीं ज्यादा कांग्रेस से आगे निकल चुकी है और यही चूक इंडी गठबंधन की उनको भारी पड़ सकती है इस चुनाव में। फॉर्मूला 100 से 400 प्लस गारंटी। हम आपको आगे ये बताने जा रहे हैं कि बीजेपी कैसे फॉर्मूला 100 के दम पर 400 प्लस का टारगेट हासिल करने का प्लान बना रही है। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला 190 सीटों पर हुआ था, जिसमें से बीजेपी 175 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस 15 सीटों पर। वहीं बीजेपी 72 सीटों पर नंबर 2 पर आई थी, जबकि कांग्रेस 209 सीटों पर नंबर 2 रही। अब इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में 72 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। वहीं 31 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर थे। इन्हीं सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खास रणनीति बनाई है। 2024 के चुनावी ऐलान के बाद एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच चुनावी लड़ाई के आर पार होने का ऐलान हो गया है। एनडीए गठबंधन का जहां तक सवाल है, 543 सीटों का बेहद सूक्ष्मता से उसका आकलन किया गया है और सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है उन 144 सीटों पर जहां पर बीजेपी या फिर उसके सहयोगी दल हारे थे। हालात यह है कि तीसरे और चौथे नंबर पर भी जहां पार्टी थी उन पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इसी को 2024 में 400 प्लस जीत की गारंटी के तौर पर माना जा रहा है। बीजेपी का पहला फोकस उन 72 सीटों पर है जहां वो नंबर 2 पर थी। फिर उनका फोकस नंबर 3 और नंबर 4 पोजीशन वाली सीटों पर होगा, ताकि 50-60 सीटें हारी हुई जगहों से मैनेज हो सके। ऐसा कोई पार्टी मानकर नहीं चलती कि पिछली बार की जीती हुई सभी सीटें दोबारा से पार्टी जीत ही लेगी। 72 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे और इनमें से 40 सीटों पर अगर वोट शेयर 2-3% बीजेपी के पक्ष में बढ़ता है तो नतीजा पार्टी के पक्ष में आ सकता है। इसी वजह से पार्टी इन सीटों पर पहले उम्मीदवार का ऐलान कर प्रचार में ज्यादा जोर लगाना चाहती है। दक्षिण की 131 सीटों में बीजेपी के पास अभी केवल 29 सीटें हैं और इनमें से भी 25 अकेले कर्नाटक में हैं। बीजेपी कर्नाटक में विपक्ष में होने के बावजूद अपनी सीटों को बचाना चाहती है और इसलिए जेडीएस से तालमेल किया है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना से गठबंधन तय है, जबकि तेलंगाना में भी टीआरएस के साथ बीजेपी हाथ मिला सकती है। देश में एक अद्भुतपूर्व आत्मविश्वास अभी दिखने को मिल रहा है। लोगों की संकल्प इस बार 400 पार, इस बार फिर एक बार मोदी सरकार पुनः देश में स्थापित होगी। बॉम्बे में इसका समापन होगा फोटो सेशन। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के लिए हैं और देश नरेंद्र मोदी के लिए, इसलिए फोटो सेशन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए, क्योंकि विश्व में भी लोग चाहते हैं, विश्व के जितने भी लीडर्स हैं वो लोग चाहते हैं कि मोदी जी वापस आए, वापस प्रधानमंत्री बने और उनका भी मार्गदर्शन दे पूरा विश्व का। तो विश्व गुरु जो बनने का जो है हम लोगों में दिमाग में है, मोदी जी ने जो कहा है, और क्योंकि उन्होंने इतना भारत को इतना शक्तिशाली बनाया है कि सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में, जो पहले ऐसा नाम था ही नहीं। अब देखना होगा कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए इंडिया गठबंधन को प्रचार और चुनावी टक्कर में कौन कौन सी चुनौतियां देता है। नरेंद्र मोदी 24 के चुनाव में नए बैच के साथ आ गए हैं। ये नया बैच उन उम्मीदवारों का है जिन पर बहुत बड़ा दाव लगा है। देश भर में हाई प्रोफाइल सीटों की चर्चा है। नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले पुराने चेहरे बदलकर कई बार विपक्ष को चौंकाते रहे। तो क्या नए चेहरे का दाव 100% जीत की गारंटी है? क्या चेहरे बदलने से वोटर भी खिल जाएगा? चुनावी रिकॉर्ड क्या कहते हैं
और मोदी की ऐसी कौन सी रणनीति है जिसकी काट विपक्ष के पास भी नहीं है? स्पेशल रिपोर्ट देखिए और समझिए कि मोदी ने कब कब चुनावी चेहरे बदलकर सरप्राइज दे दिया है। सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गठबंधन गठबंधन। एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। नरेंद्र मोदी की नजर अर्जुन की तरह सिर्फ लक्ष्य पर है। यह लक्ष्य है 400 पार सीटों का, जिसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। मोदी का एक कदम दिल्ली में पड़ता है, दूसरा दिल्ली से दूर किसी राज्य के दूर दराज के इलाके में। मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उनके चुनावी अभियान की रफ्तार इतनी तेज है कि कोई भी विरोधी उनके आसपास नहीं दिख रहा है। जनसभाओं से बैठकों तक मोदी नॉन स्टॉप एक्शन में दिख रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से पीएम मोदी का अभियान और तेज हो चुका है। इतनी मेहनत, मशक्कत और जुझारूपन शायद ही किसी सियासी हस्ती में दिखती हो। हालांकि नरेंद्र मोदी परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ सदी रणनीति के बाजीगर कहे जाते हैं। उनकी सूझबूझ चुनाव प्रचार तक सीमित नहीं, मोदी बोल्ड स्टेप्स उठाते हैं, यानी ऑन द स्पॉट फैसले। उम्मीदवारों के चयन से लेकर दिग्गज शहरों को तब्दील करने तक से मोदी कभी नहीं हिचकते। कमजोर कड़ियों में सुधार हो या फिर लगातार मुख्यमंत्री पद संभालने की प्रथा, मोदी एक झटके में परिवर्तन लाते हैं। यही मोदी का स्टाइल है, सही वक्त पर सही निर्णय। 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का यही प्लान फिर जीत की गारंटी बनने जा रहा है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की राजनीति के बड़े चेहरों में बदलाव किया है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपकर मोदी ने कई समीकरण साध लिए हैं। बीजेपी लंबे वक्त से हरियाणा में महसूस कर रही थी कि गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। उस पर राज्य में बीजेपी की साझेदार जेजेपी लोकसभा की सीटों की मांग कर रही थी। इसके साथ ही लंबे अरसे से हरियाणा में मुख्यमंत्री पद संभाल रहे मनोहर लाल खट्टर के रहते एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर था। नरेंद्र मोदी ने एक फैसले से सभी दिक्कतें दूर कर दी। उन्होंने फौरन हरियाणा मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। हरियाणा में बीजेपी का विजय रथ अब नायब सैनी आगे लेकर जाएंगे। ऐसे बदलाव कर मोदी सत्ता और संगठन के बीच का संतुलन बनाए रखते हैं। साथ ही ये संदेश देने में भी उन्हें सफलता मिलती है कि बीजेपी में छोटा से छोटा कार्यकर्ता सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति एक बार फिर बीजेपी ने अमल में लाई है। इससे पहले भी 2023 या फिर और पहले भी मुख्यमंत्रियों को बदला गया है राज्यों में, और जब जब बीजेपी ने इस रणनीति का इस्तेमाल किया उसे सफलता का स्वाद चखना पड़ा चुनावी मैदान में।
बात सिर्फ मुख्यमंत्रियों तक सीमित नहीं है। मोदी युग में सांसद हो या विधायक, उनका टिकट प्रदर्शन के आधार पर तय होता है। 24 के चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों में 6 नए चेहरे उतारकर साफ कर दिया कि परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स पर पार्टी आगे बढ़ रही है। दिल्ली के सांसदों के जो चेहरे बदले गए और बीजेपी के नए उम्मीदवारों को भी जान लीजिए। नई दिल्ली संसदीय सीट पर मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दिल्ली की चांदनी चौक संसदीय सीट पर बीजेपी ने हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल को उम्मीदवार बनाया है। दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी की जगह रामवीर सिंह बिधूड़ी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली में बीजेपी ने हंसराज हंस की जगह योगेंद्र चंदोलिया पर दांव लगाया है। बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली में गौतम गंभीर की जगह पर हर्ष मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। पश्चिमी दिल्ली में प्रवेश वर्मा की जगह बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को टिकट दिया है। सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी इकलौते मौजूदा सांसद हैं जिन्होंने पार्टी का भरोसा कायम रखा है। टिकट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक हर पहलू पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही फोकस तरीके से काम करती है और अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ही तवज्जो देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में छोटा सा छोटा कार्यकर्ता पहली कतार में जाने की हसरत पाल सकता है और कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो चुनावी बाजी भी कार्यकर्ताओं पर विश्वास करके ही जीती है। गुजरात। नरेंद्र मोदी ने 2021 में एकाएक गुजरात में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला था। वाजिब वजह थी, चुनाव 1 साल बाद होने थे, लेकिन दूरदर्शी लीडरशिप क्या होती है ये मोदी ने दिखाया। तब विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था। वजह थी कोविड की दूसरी लहर के दौरान उनकी सरकार का प्रबंधन। कोविड की दूसरी लहर के दौरान गुजरात सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। गुजरात उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि दूसरी लहर के दौरान रूपाणी की सरकार की प्रतिक्रिया संतोषजनक और पारदर्शी नहीं थी। विजय रूपाणी की लोकप्रियता गिरती जा रही थी, जिसे देखते हुए मोदी ने राज्य की कमान भूपेंद्र पटेल को सौंप दी। मुख्यमंत्री को बदलकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी। मोदी ने मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलकर जिन राज्यों में बीजेपी के गढ़ को सलामत रखा, उसमें उत्तराखंड का रिकॉर्ड सबसे दिलचस्प है। उत्तराखंड बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में एक तो नहीं 3 चेहरों को बदल दिया था ताकि यह तय हो सके कि सरकार स्थिर है। 10 मार्च 2021 को 4 साल से सीएम पद संभाल रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत ने ली थी। जुलाई 2021 में तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। इन कदमों से भाजपा पार्टी को फायदा हुआ क्योंकि धामी ने एक स्थिर सरकार दी और अगले साल के विधानसभा चुनाव में भाजपा को फिर से निर्वाचित होने में मदद की। पिछले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने उस वक्त के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को हटाकर पार्टी प्रमुख जो कि प्रदेश के थे मानिक साहा को सीएम बनाया था और पार्टी की ये रणनीति कारगर रही। मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव से बदलने की जो पार्टी की रणनीति थी उस पर एक बार फिर उस वक्त पार्टी की मुहर लग गई। उस वक्त त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देव की लोकप्रियता लगातार घट रही थी। बिप्लब कुमार देव को पार्टी के भीतर भी विद्रोह का सामना करना पड़ा था। सरकार में सब कुछ ठीक नहीं होने को भांपते हुए मोदी ने माणिक साहा को आगे किया, जिससे संगठन में यह साफ संदेश गया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में अवसर ही अवसर है। पूर्वोत्तर राज्य में कमल खिलाने के लिए यह बहुत बड़ा फैक्टर बना। मोदी राज्यों में नेतृत्व के अगले बैच का निर्माण वक्त वक्त पर करते रहते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद ऐसे नेताओं को सौंपे हैं जिनका नाम शायद ही कभी लाइमलाइट में रहा हो। भजन लाल शर्मा हो या डॉक्टर मोहन यादव, मोदी की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं, जिन्होंने पार्टी को सींचा, जिन्होंने तमाम उम्र संगठन को मजबूत बनाया, जिन कार्यकर्ताओं से बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, उन्हीं के कंधे पर भविष्य की सियासत का भार है। ये भी साफ है कि नरेंद्र मोदी के दौर में पार्टी कार्यकर्ता कठोर परिश्रम से किसी भी कद और पद तक पहुंच सकता है, जैसे वो खुद पहुंचे हैं। एक स्वयंसेवक से देश के प्रधान पद तक की नरेंद्र मोदी की यात्रा सबसे बड़ी मिसाल है। दिल्ली पहुंचना है तो यूपी होकर तो जाना ही पड़ेगा, यानी कि यूपी को फतेह करना ही पड़ेगा। मोदी योगी की जोड़ी ने यूपी में कमाल कर दिया है। इस जोड़ी का ही कमाल है कि बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत के अंतर से लेकर सीटों की संख्या लगातार बढ़ाती जा रही है। ये कमाल यूपी में डबल इंजन का है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 15 सालों में यूपी में बीजेपी का वोट शेयर 3 गुना बढ़ चुका है और वोट प्रतिशत 50% से ज्यादा पहुंच चुका है।
ये जलवा योगी मोदी की जोड़ी का ही है, जिसका तोड़ विपक्ष ढूंढे से भी ढूंढ नहीं पा रहा है। ये जोड़ी जब एक साथ लोगों के बीच उतरती है तो जन सैलाब उमड़ जाता है। इस जोड़ी को सुनने के लिए, देखने के लिए कड़कड़ाती ठंड में, कड़ी धूप में या बारिश में लोग घंटों तक खड़े रहते हैं और चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। और जब इनके नेता इनके बीच आते हैं तो देखिए क्या होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनता पिछले 10 सालों में यह जान चुकी है, मोदी जो वादा करते हैं वो गारंटी के साथ पूरा करते हैं। मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरी होने की गारंटी। जब मोदी कहता है कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाएगा तो ये होकर रहता है। जब मोदी कहता है कि रामलला अपने घर आएंगे तो ये होकर रहता है। यूपी में इस जोड़ी का जलवा गजब का है। इसीलिए तो बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों पर दावा ठोक दिया है, वो भी डंके की चोट पर। देश के प्रधान सेवक मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी यूपी की हर एक सीट को नापने वाले हैं। पूरब से पश्चिम तक मोदी योगी की जोड़ी धुआंधार चुनावी सभाएं और रोड शो करने वाली है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव और साल 2022 के विधानसभा चुनाव की ही तरह साल 2024 में भी मोदी और योगी की सबसे कामयाब जोड़ी यूपी के चारों कोनों में मोर्चेबंदी के काम में लग चुकी है। 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली के लिए बीजेपी ने रणनीति बना ली है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि मोदी पहले चरण में जिस दिन मतदान होगा उस दिन या उसके एक दिन पहले आसपास में दूसरे चरण से जुड़े इलाके में चुनावी रैली करेंगे। हर चरण में मोदी की 1 से 2 रैलियां कराने की तैयारी है। याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, उस वक्त सपा बसपा एकजुट होकर मोदी योगी के विजय रथ को रोकने की कोशिश की थी। 17वीं लोकसभा का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर पूरब की ओर गया था और सपा बसपा ने अपनी 24 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन कर लिया था। बीजेपी के लिए मुश्किल बड़ी थी, लेकिन चुनाव के जो नतीजे आए तो बीजेपी के विरोधियों की बोलती बंद हो गई। बीजेपी ने पहले चरण से ही निर्णायक बढ़त बनानी शुरू की और जनता ने आखिरी चरण पूरा होने पर बीजेपी की झोली में 62 सीटें डाल दी थी, जबकि 2 सीटें उसकी सहयोगी अपना दल एस के खाते में गई थी। यूपी में बीजेपी का मुकाबला बीजेपी और एसपी कांग्रेस के बीच है। इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है। 2014 यानी 10 साल से बीजेपी यूपी पर पकड़ बनाए हुए है। इस दौरान बीजेपी 2 बार का विधानसभा चुनाव भी जीत चुकी है, जिसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था।
पिछले 15 सालों में यूपी में बीजेपी की 5 गुना सीटें बढ़ी हैं, तो वहीं कांग्रेस की 20 गुना सीटें कम हुई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के आगे उत्तर प्रदेश में सभी दूसरी पार्टियां हवा हो गईं। कांग्रेस ने अकेले 67 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 63 लोकसभा सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए और अकेले रायबरेली सीट से सोनिया गांधी चुनाव जीती। बीजेपी ने 2024 चुनाव के लिए यूपी में 80 का टारगेट रखा है, यानी हर सीट पर जीत। इसे पाने के लिए बीजेपी ने अपने 2 पुराने दोस्तों से हाथ मिलाया है, ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा और जयंत चौधरी की आरएलडी। जबकि पुराने सहयोगी अपना दल एस और निषाद पार्टी भी गठबंधन में हैं। 2019 के वोट शेयर पर नजर डालें तो एनडीए के इस बार के सहयोगियों का उस वक्त कुल वोट प्रतिशत 52.9 रहा है। यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। 2019 के चुनाव में इन दोनों दलों यानी सपा और कांग्रेस का वोट शेयर 18.1% और 6.4% रहा, यानी कुल 24.4%। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो सपा को 32.3 और कांग्रेस का वोट शेयर था 2.4, यानी कुल 34.6%। तब दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। जब से डबल इंजन सरकार आई है, यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदले हैं। आज उत्तर प्रदेश केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्यों में है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं। आंकड़े बोल रहे हैं, हकीकत बता रही है कि आज उत्तर प्रदेश अग्रिम पंक्ति में आके खड़ा हो गया है। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। अब देखिए पिछले 3 लोकसभा चुनावों का एनालिसिस। ये डेटा बता रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से यूपी में विनिंग मशीन बनती जा रही है। इन 3 चुनावों में यूपी में बीजेपी का 32.5% वोट शेयर बढ़ चुका है, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2009 से 2019 के चुनाव में 17% खिसक चुका है। सबसे पहले 2009 के आंकड़े देखिए। इस चुनाव में बीजेपी का आरएलडी के साथ गठबंधन था। यूपी की कुल 80 सीटों में से बीजेपी को साल 2009 में मिले 17.5% वोट और सीटें मिली 10। एसपी को कुल वोट मिले 23.3% और सीटें मिली 23, यानी 2009 में बीजेपी से सपा आगे थी। जबकि बीएसपी को कुल वोट मिले 27.4% और सीटें 20। कांग्रेस का वोट प्रतिशत रहा 18.3 और सीटें मिली थी 21। वहीं आरएलडी और अन्य को सीटें मिली 6 और वोट प्रतिशत 7.8। अब देखिए साल 2014 के चुनाव का डेटा, जब देश में प्रचंड मोदी लहर थी। 2014 के चुनाव में यूपी ने बीजेपी की झोली में 80 में से 71 सीटें डाल दी और बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 42.6 पर पहुंच गया। बीएसपी का वोट प्रतिशत रहा 19.8, लेकिन सीटें एक भी नहीं मिली। एसपी का वोट शेयर रहा 22.3 और सीटें मिली 5, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर रहा 7.5 और सीटें मिली 2। वहीं अपना दल को 1% वोट मिला और सीटें मिली 2। अब आपको दिखाते हैं 2019 का रिजल्ट। बीजेपी को इस चुनाव में 50% वोट मिले, लेकिन सीटें 62 ही मिली। एसपी को 18.1% वोट मिले और जीत मिली 5 सीटों पर। बीएसपी को 2019 के चुनाव में 19.4% वोट मिले और 10 सीटें मिली। कांग्रेस का वोट शेयर घटते हुए 6.4 पर पहुंच गया और सीटें मिली सिर्फ 1, जबकि अपना दल को 6.1% वोट मिले और सीटें मिली 2। इस चुनाव में बीजेपी का अपना दल से गठबंधन था और बाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 2 और सीटें जीत ली। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 66 सांसद हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को गहरा सदमा लगा, क्योंकि राहुल गांधी परिवार के परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव हार गए और स्मृति ईरानी को जीत हासिल हुई। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी ने जीत हासिल कर कांग्रेस की लाज बचाई। इस आंकड़े से अनुमान लगता है कि मोदी और योगी का चुनावी बंदोबस्त पूरी तरह से मुकम्मल है और यूपी में ये जोड़ी एक बार फिर से बड़ा करिश्मा कर सकती है।
राहुल गांधी आज मुंबई में थे। अब यहीं से वो न्याय यात्रा खत्म करके वोट यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की वोट यात्रा में ब्रेकर बहुत ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम वोट की राजनीति में सबसे बड़ा ब्रेकर तो खुद असदुद्दीन ओवैसी बनकर उभर रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश के अंदर CAA पर राजनीति की खुली घोषणा कर दी है। राहुल गांधी की टीम ने सोशल मीडिया पर एक ट्रेलर जारी किया है। ये इसी ट्रेलर की तस्वीरें हैं। इस पूरे ट्रेलर में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के नायक के तौर पर दिखाया गया है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। न्याय की ये आंधी ना रुकेगी ना थमेगी। मणिपुर से मुंबई तक गली। लेकिन क्या राहुल गांधी देश के नायक बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी अब भी तलाश रही है। हाथ से हाथ जुड़ गए, दिल से दिल मिल गए, कदमों से कदम मिलाया है। हमने नफरत को मिलकर हराया है। अब हक की बात चल पड़ी है। आई अब फैसले की घड़ी है। कांग्रेस पार्टी को एक नहीं बल्कि एक साथ कई चुनौतियों को झेलना पड़ रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल गांधी को राज्यों के छत्रपों से सीट बंटवारे को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के बाहर भी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बनते जा रहे हैं। ओवैसी ने लोकसभा चुनाव की शुरुआत के साथ ही अपनी हर सभा में CAA को एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है कि CAA कानून को आप सिर्फ CAA के तौर पर नहीं देख सकते। CAA के कानून को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब ये बीजेपी और संघ परिवार के लोग बोलेंगे, तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाएं, ये उनको शहरियत ना मिले? मैं कभी खिलाफ नहीं था, बिल्कुल दीजिए आप, मगर हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। 2023 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने ओवैसी को बड़ा झटका दिया। जहां एक तरफ मुस्लिम वोट मिलने से कांग्रेस की सरकार बनी, तो वहीं ओवैसी की पार्टी का वोट प्रतिशत भी गिर गया, और इसी वजह से अब असदुद्दीन ओवैसी ने CAA के मुद्दे को धार देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में बहुत ही चतुराई से मुस्लिम वोटरों को उनके हितों की रक्षा करने का संकेत दे रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा का समापन किया, और इस खास मौके पर उन्होंने सबसे सघन आबादी वाले इलाके धारावी के अंदर एक बड़ी सभा की। धारावी महाराष्ट्र का एक ऐसा इलाका है जहां पर मुस्लिम आबादी की बड़ी तादाद है, और यहां पर राहुल गांधी ने एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि न्याय यात्रा का मकसद नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। न्याय की ये आंधी ना रुकेगी ना थमेगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी मोहब्बत की दुकान वाले कैंपेन का असर भारतीय जनमानस पर पड़ने जा रहा है। तो हमने पिछले वाले यात्रा में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, और पिछली यात्रा में बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि देखिए आप 4000 किलोमीटर चले, मगर बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां आप गए नहीं। उड़ीसा नहीं गए, झारखंड नहीं गए, छत्तीसगढ़ नहीं गए, बंगाल नहीं गए, असम नहीं गए, बिहार नहीं गए, तो आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। और हमने दूसरी यात्रा मणिपुर से शुरू की। मुंबई इस वक्त भारत की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन की एक बहुत बड़ी रैली हुई है। इस रैली का महत्व इसलिए काफी ज्यादा है क्योंकि मुंबई के अंदर ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन हुआ है, और इस मौके को भव्य बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं को इकट्ठा किया है। कांग्रेस नहीं होती तो देश को आजादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता। पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक
कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते। राहुल जी राजनीति कम करते हैं मेरे हिसाब से, वो देश के बारे में सोचते हैं, गरीबों के न्याय के बारे में सोचते हैं। तो उनका मकसद था लोगों में एक जागरूकता लाना, वो जागरूकता जरूर आई है। विपक्षी गठबंधन की राजनीतिक पार्टियों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल उनका आधार वोट या बेस वोट है, जो कि मुस्लिम है। लेकिन मुस्लिम वोट की अपनी सीमाएं हैं। देश में 20% से भी कम मुस्लिम वोट है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी हिंदुत्ववादी राजनीति की वजह से 80% हिंदू वोटों पर दावा रखती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन की दूसरी पार्टियों के सामने एक ही विकल्प है कि मुस्लिम वोट के साथ हिंदुओं के जातिगत वोट का मिश्रण करके चुनाव जीतने लायक परिस्थितियां पैदा की जा सके। लेकिन मुश्किल यह है कि बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों को उठाकर अपना वोट एकजुट करने की भरसक कोशिश की है, और ऐसे में विपक्ष की दाल गलना इतना आसान नहीं है। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा इस बात के लिए याद की जाएगी कि जब वो चले थे तो भीड़ लेकर चले थे, उसमें से कई उनके साथी बिछड़े बारी बारी, और जब वो पहुंचे मुंबई, उससे पहले नीतीश कुमार जी, ममता जी और कई उनके इंडिया अलायंस के साथी बिछड़ गए। तो ये न्याय यात्रा नहीं कहलाएगी, बल्कि ये याद किया जाएगा कि इसमें जब वो यात्रा शुरू की तब जो साथी थे उनके, वो बिछड़े हुए उनसे अलग हो गए और वो तन्हा तन्हा रह गए। बिल्कुल ठीक ऐसी स्थिति बिहार में भी नजर आ रही है। बेगूसराय और कटिहार सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपना दावा ठोका है। वजह यह है कि कांग्रेस बेगूसराय से युवा चेहरे के तौर पर कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाना चाहती है। कन्हैया कुमार का गृह जिला बेगूसराय है और ऐसे में कन्हैया कुमार बेगूसराय से ही कांग्रेस के सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान को घेरने के लिए चीन एक बड़ी साजिश का काम कर रहा है। ये साजिश है हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों में मिलिट्री बेस बनाने की, और चीन की साजिश का खुलासा हुआ है अमेरिका से आई एक रिपोर्ट में। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत को घेरने के लिए चीन म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान में सैन्य अड्डों पर काम कर रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भारत चीन का सीमा विवाद फिलहाल सुलझने की कोई उम्मीद नहीं है। म्यांमार में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में ड्रैगन बनाएगा मिलिट्री बेस। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ड्रैगन बेहद ही खतरनाक योजना पर काम कर रहा है, जो भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है। बॉर्डर पर मुंह के खाने के बाद चीन अब हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरने की साजिश पर काम कर रहा है, और ड्रैगन ऐसा करेगा भारत के पड़ोसी देशों में सैन्य अड्डा बनाकर। शी जिनपिंग हिंदुस्तान के सामने अपनी ताकत का प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, लेकिन शी जिनपिंग को यह बात भी अच्छी तरह मालूम है कि भारत करारा जवाब देता है। ये नया भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छी तरह से जानता है। चीन की लाख बिलबिलाहट के बावजूद भारत ने चीन की सेना पर 10,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। सबसे पहले उस अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट की बात करते हैं, जिसने ड्रैगन के मंसूबे को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका को भी आंख दिखाने की कोशिश में है। चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार के अलावा क्यूबा, यूएई, सेशल्स, ताजिकिस्तान और तंजानिया में भी मिलिट्री बेस की संभावना पर चोरी छिपे काम कर रहा है। चीन की नजर सुपर पावर अमेरिका पर है। क्यूबा और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बने देश गिनी पर सैन्य अभ्यास की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। जानकारों की माने तो चीन
गिनी पर निशाना बनाए हुए है और इसकी वजह यह है कि इसके दूसरी तरफ अमेरिका है और इसी वजह से चीन इस देश पर कब्जा करना चाहता है। इससे पहले चीन अफ्रीका के पूर्वी तट पर नेवल बेस बना चुका है, जहां पर काफी तादाद में सैनिक मौजूद हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि शी जिनपिंग साल 2035 तक चीन की सेना को पूरी तरह से आधुनिक बनाना चाहते हैं। शी जिनपिंग पीएलए को ब्लू वाटर नेवी बनाना चाहते हैं ताकि वो दुनिया भर में अपने सैन्य अभियान को चलाने में सक्षम हो। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका बहुत अस्थिर दुनिया का सामना कर रहा है। इसमें वैश्विक ताकतों के बीच तनाव चल रहा है और कई देशों के बीच चुनौतियां हैं और क्षेत्रीय संघर्ष चल रहे हैं। चीन, ईरान और रूस लगातार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जिबूती के अलावा कंबोडिया में भी नेवल बेस बना लिया है। साल 2023 में इसकी कुछ सैटेलाइट इमेज भी सामने आई थी। कंबोडिया में चीन का बेस मलक्का जलद मरुमध्य से ज्यादा दूर नहीं है। मलक्का जलद मरुमध्य एक महत्वपूर्ण चौकी है जो हिंद महासागर और साउथ चाइना सी को जोड़ती है। यह दुनिया की सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया का 25% व्यापार यहीं से होता है। जानकारों के मुताबिक कंबोडिया एक तटस्थ देश हुआ करता था और उसने ये फैसला किया था कि वो चीन के करीब कभी नहीं जाएगा, लेकिन आर्थिक और वित्तीय मजबूरियों ने उसे चीन के नजदीक जाने पर मजबूर कर दिया और अब पीएलए उसका कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। चीन समंदर में लगातार साजिश करने की जुगत में रहता है, लेकिन हिंदुस्तान हर बार चीन के इस चुनौती का सामना रणनीतिक रूप से बेहद अहम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से करता है। भारत न केवल युद्धपोतों के माध्यम से बल्कि समुद्री टोही विमानों के जरिए भी हिंद महासागर में पानी की निगरानी करने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिसका तोड़ ड्रैगन के पास नहीं है। समंदर में चीन को जवाब देने के लिए भारत अपने पड़ोसियों के लगातार संपर्क में रहता है। भारत ने सागर प्रोजेक्ट के तहत पड़ोसी देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हुए वियतनाम को अपना इन सर्विस मिसाइल कार्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया था। म्यांमार नौसेना को आईएनएस सिंधुवीर दिया था। फिलीपींस को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की 3 बैटरियों की आपूर्ति के लिए $375 मिलियन का समझौता किया। मिसाइलों की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है और स्पीड मैक 2.8। हालांकि चीन ने अभी सिर्फ जिबूती में अपने विदेशी नेवल बेस को ही स्वीकार किया है और कंबोडिया पर चीन अभी भी चुप्पी साधे हुए है। जानकारी के मुताबिक कंबोडिया का रीम नौसैनिक अड्डा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सिर्फ 1200 किलोमीटर है। ऐसी हालत में चीन अपने रडार के जरिए भारत के अंडमान की जासूसी कर सकता है। इतना ही नहीं, चीनी नौसेना इस नौसैनिक अड्डे से मलक्का जलद मरुमध्य के जरिए पहले की तुलना में और अधिक तेजी से हिंद महासागर में प्रवेश कर सकती है। बढ़ते चीनी समुद्री खतरे से निपटने के लिए और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार है। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान सहित दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं के साथ गहरे संबंध स्थापित किए हैं। भारत मालाबार अभ्यास जैसे नौसैनिक अभ्यासों में भी नियमित रूप से भाग लेता है, जो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच होता है।